नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारी चल रही थी राजस्थान की कृषि, तो इस पार्ट को तो आज कंप्लीट करते हैं। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। तो देखिए राजस्थान की कृषि, इसके अंदर हम रबी की फसलें देख रहे थे, जैसे सरसों है, सोयाबीन, अलसी ये देख चुके हैं। आज देखते हैं होबा या जोजोबा। ये एक महत्वपूर्ण फसल है। ये एक महत्वपूर्ण फसल है। इसे बोला जाता है होबा, जोजोबा, पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड। होबा, जोजोबा, पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड। ये भारतीय पौधा नहीं है। होबा एक भारतीय पौधा नहीं है, ये एक विदेशी पौधा है। तो कौन से देश का है? तो होबा एक अमेरिकन पौधा है और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया मरुस्थल में पाया जाता है। यानी होबा एक क्या है? अमेरिकन पौधा है और अमेरिका के कैलिफोर्निया मरुस्थल में पाया जाता है। ये एक दीर्घायु पौधा है, यानी कि इसको एक बार लगाने के बाद बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पेड़ होते हैं वैसे ही ये पौधा भी है, पेड़ों की तरह ही है ये पौधा। बस नाम पौधा है, बाकी सब पेड़ों की तरह ही है। यानी इसकी आयु कितनी है? लगभग 40 से 200 वर्ष इसकी आयु है। वैसे छोटा झाड़ीनुमा पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, झाड़ीनुमा होता है, लेकिन इसकी आयु ज्यादा होती है। ये एक लिंगी पौधा है। अगर बात करें इसके उपयोग की, बहुत महंगा पौधा होता है ये। इसका उपयोग बहुत महंगा होता है। उपयोग क्या है इसका? इतना महंगाई होने के कारण क्या है? इसकी अगर बात करें तो इसका उपयोग होता है भारी मशीनों में। भारी मशीनें हो गई, उनके अंदर इसका तेल निकलता है और हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी इसका तेल वगैरह काम में आता है। हवाई जहाज वगैरह में भी इसका काम आता है। कोई टैंक हो गई मिलिट्री के, या कोई मिलिट्री की बड़ी गाड़ियां हो गई, फौज की गाड़ियां, उनके अंदर भारी मशीनों के अंदर इसका उपयोग होता है। जैसे तोप वगैरह के अंदर तो इसका उपयोग होता है भारी मशीनों के तेल के अंदर। जैसे हम बोलते हैं बिजली का तेल, तो वो ऐसे पौधों से बनाया जाता है जिसे होबा बोला जाता है। तो इसका उपयोग भी हो गया, यानी कि इसकी कीमत भी ज्यादा रहेगी। राजस्थान में ये लगाया गया इजराइल के सहयोग से। यानी इजराइल एक देश है, इजराइल में होबा की खेती होती है और वहीं से तकनीक लाए और राजस्थान में लगाया गया। इस पद्धति को बोला गया एजोर। राजस्थान में जो होबा लगाया गया इजराइल के सहयोग से, इस पद्धति को बोला गया एजोर पद्धति। तो राजस्थान में इजराइल के सहयोग से होबा लगाया गया और इस पद्धति को बोला गया एजोर। और इसकी खेती होती है मुख्य रूप से झुंझुनू के अंदर। होबा की खेती मुख्य रूप से होती है झुंझुनू के अंदर, और होबा पालन फतेहपुर सीकर के अंदर और ढूंढ जयपुर के अंदर इसके फार्म है। तो एक बार दोबारा देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर लेना है तो। होबा या जोजोबा, इसको डेजर्ट गोल्ड भी बोला जाता है या पीला सोना भी बोला जाता है। इसके बाद में देखें तो अमेरिकन पौधा है, अमेरिका के कैलिफोर्निया मरुस्थल में मुख्य रूप से पाया जाता है। दीर्घायु पौधा है, 40 से 200 वर्ष तक। उपयोग की बात करें तो भारी मशीनों के अंदर ईंधन के रूप में भी काम होता है, हवाई जहाज वगैरह में ईंधन के रूप में काम आता है। इजराइल सहयोग से राजस्थान में लगाया गया। ये मरुस्थलीय पौधा है, ये बात ध्यान रखने से मरुस्थल चाहिए। ये अपने फार्म है, यहाँ पर सीकर वगैरह में तो सड़कों के किनारे लगे हुए, लेकिन ये फार्म में मरुस्थल का पौधा है, छोटा सा पौधा है, कम पानी चाहिए इसको, लेकिन वातावरण इसका अलग ही होता है। तो इजराइल के सहयोग से राजस्थान में लगाया गया। इस पद्धति को एजोर पद्धति कहा जाता है। होबा की मुख्य रूप से खेती होती है झुंझुनू में और इसके फार्म है फतेहपुर सीकर और ढूंढ जयपुर के अंदर। तो इसको अच्छे से देखने में एक महत्वपूर्ण फसल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में इतनी फसलें तो हो गई पूरी। एक दो चलो कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे सीधे उठकर क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेते हैं। अब देखो एक आती है इसबगोल।
एक होती है इसबगोल जिसे घोड़ा जिला भी बोला जाता है, घोड़ा जिला या इसबगोल। और एक है मेथी, मेथी तो साधारण ही हो। एक है मेथी और एक है इसबगोल, दोनों को देख लो। इसबगोल या इसे बोला जाता है घोड़ा जिला, इसबगोल या घोड़ा जिला इसको बोला जाता है। और इसका अनुसंधान केंद्र है मंडोर जोधपुर के अंदर। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडोर जोधपुर के अंदर। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर के अंदर। और इसके मुख्य रूप से खेती होती है अबू रोड यानी सिरोही के अंदर, मुख्य रूप से खेती इसकी होती है, यानी कारखाने हैं इसके। तो इस कारखाने हैं, मुख्य रूप से खेती जालौर वगैरह में होती है, जहां पे ये जालौर केंद्र होती है, जहां पे जीरा होता है वहीं पे ये होता है इसबगोल। तो इसके कारखाने हैं अबू रोड यानी सिरोही के अंदर। और इसकी कृषि यानी खेती, इसका उत्पादन का होता है वो होता है जालौर के अंदर, जालौर हो गया और नागौर हो गया। जालौर और नागौर के अंदर इसकी मुख्य रूप से खेती होती है। कारखाने इसके अबू रोड सिरोही के अंदर है और इसका अनुसंधान केंद्र मंडोर के अंदर। और कोई खास बात नहीं इसकी, घोड़ा जीरा और इसबगोल थोड़ा याद कर लेना। बात करें मेथी की, तो मेथी मुख्य रूप से होती है सीकर प्लस बीकानेर, सीकर प्लस बीकानेर में मुख्य रूप से होती है। अगर बात करें प्रसिद्ध कहाँ की है मेथी, प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध है पान मेथी। पान मेथी, ये मेथी की एक किस्म है, ये प्रसिद्ध है, ये होती है ताउसर नागौर के अंदर। ताउसर नागौर की प्रसिद्ध मेथी है। जो मेथी बेचने आते हैं वो ये बोल देंगे कि ताउसर नागौर की नागौरी मेथी, और वो होती है ताउसर नागौर की पान मेथी प्रसिद्ध होती है। तो इनकी कोई खास बात नहीं है, आपको बता दिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कृषि फार्म हो गया, अन्न भंडार हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। फिर एक दो फसलें जो इंडिया लेवल पे है वो भी देख लेंगे और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अन्न भंडार, अन्न भंडार या इसको बोल सकते हैं राजस्थान का अन्नागार। राजस्थान का अन्नागार या अन्न भंडार बोला जाता है। धान का कटोरा, जैसे धान का कटोरा ही बोला जाता है, ये बोला जाता है गंगानगर को। अन्न भंडार अन्नागार राजस्थान का या धान का कटोरा बोला जाता है गंगानगर को, बाद में बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। इसके बाद में देखें एशिया का बड़ा कृषि फार्म, एशिया का बड़ा कृषि फार्म ये सूरतगढ़ के अंदर है। एशिया का बड़ा कृषि फार्म ये है सूरतगढ़ के अंदर, और राजस्थान का अन्नागार बोला जाता है गंगानगर को। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मेहंदी प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है, ये है सोजत पाली की। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। और ऐसे कुछ क्वेश्चन उठते हैं, जैसे इंडिया मिक्स के अंदर कौन कौन सी फसलें शामिल है? इंडिया मिक्स, इसके अंदर आती है गेहूं प्लस मक्का प्लस सोयाबीन। तो ये कुछ प्रश्न है, तो यहाँ से कुछ ध्यान कर लेना। सीधे उठ के आते हैं, जैसे आ जाए, और कौन से रह गए? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये है फतेहपुर के अंदर। और अगर पूछ ले
प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन, प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन। तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है सीधा सीधा। अब देखते हैं कुछ क्रांतियां हुई कृषि के बारे में। कृषि के ऊपर कुछ क्रांतियां हुई है, उनको देखते हैं। क्रांति, क्रांति क्या होती है? क्रांति होती है बदलाव, यानी व्यवस्था में बदलाव आना, वो क्या है? क्रांति है। तो कृषि के ऊपर भी कुछ क्रांतियां हुई है, तो उन्हें देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्रांति, यानी क्रांति का मतलब है बदलाव। तो क्रांति देखते हैं। तो कृषि के ऊपर क्रांति देखिए तो नंबर 1 पे आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति, और हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये कृषि से, ये संबंधित है कृषि से। इसके विषय में जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के विश्व में जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरेलोन। विश्व में इसके जनक है नॉर्मन बोरेलोन। अगर बात करें भारत में तो एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन इसके भारत में जनक है। ये किससे संबंधित है? कृषि से, और भारत में इसके जनक है एमएस स्वामीनाथन। बात करें नंबर 2 पे आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक थे वर्जिन कुरियन, वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। ये वैसे गुजरात से शुरू हुई थी, और अमूल दूध ये उन्हीं का, वर्गीज कुरियन का ही प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद में देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति की अगर बात करें तो ये संबंधित है सरसों से। पीली क्या होती है? सरसों के फूल। तो ये संबंधित है सरसों से। तो पीली क्रांति संबंधित हो गई सरसों से। इसके बाद में आती है लाल क्रांति, और लाल क्या होते हैं? लाल तो टमाटर होते हैं। पीली क्रांति सरसों से, इसके बाद में आती है लाल क्रांति। ये लाल क्रांति संबंधित है टमाटर से और मांस से। टमाटर और मांस से संबंधित है लाल क्रांति। इसके बाद में अगर बात करें तो आती है काली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। एक आती है काली क्रांति। एक आती है भूरी क्रांति। धूसर या स्लेटी क्रांति। इसके बाद में आ गई स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति या स्वर्ण क्रांति नहीं, रजत क्रांति है। रजत क्रांति या इसको बोला जाता है, छोड़ो, रजत क्रांति आ गई। इसके बाद में आ गई सुनहरी क्रांति, और इसके बाद में आ गई गुलाबी क्रांति। और देखे तो यहाँ पे देख गुलाबी क्रांति। इसके बाद में आती है नीली क्रांति। बादामी क्रांति।
और ग्रीन गोल्ड क्रांति, अमृत क्रांति, गंगा क्रांति और इंद्रधनुष क्रांति। अब देखो, ये मुख्य रूप से क्रांति है जो कृषि के बारे में हुई है। तो इनकी देखते हैं। काली क्रांति, काला क्या होता है, निकलता है तब पेट्रोल, तो ये है पेट्रोल से संबंधित। काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोल से संबंधित। भूरे क्या होते हैं, खाद्यान्न फसलें भूरी होती है, तो ये है खाद्यान्नों से संबंधित, खाद्यान्न फसलों से संबंधित हो गई भूरी क्रांति। दूसरी स्लेटी ये हो गई सीमेंट से, दूसरिया स्लेटी हो गई सीमेंट से। रजत ये हो गई अंडों से, रजत या इसको बोला जाता है अंडों से या कुक्कुट पालन से, ये अंडों या कुक्कुट पालन से। सुनहरी हो गई, ये सुनहरी हो गई बागवानी से। गुलाबी क्रांति हो गई है झींगा से। झींगा एक मछली का एक प्रकार है, उससे उत्पादन के अंदर जो बदलाव आए उन्हें क्या बोला गया, गुलाबी क्रांति। नीली क्रांति हो गई मछली से, नीला पानी हो गया तो नीली क्रांति मछली से। बादामी हो गई मसालों से संबंधित, मसालों से संबंधित जो क्रांति है वो बादामी क्रांति। ग्रीन गोल्ड ये पता ही है सबको, चाय से। अब देखो, अमृत क्रांति, गंगा और इंद्रधनुष, ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्रांति है, तो इन्हें याद कर लेना अच्छे से। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो, इसके अंदर नदियों को आपस में जोड़ा जाता है। गंगा क्रांति एक आती है इंद्रधनुष क्रांति। अब इंद्रधनुष क्रांति है सभी क्रांति पर निगरानी रखना, सभी क्रांति पर ध्यान रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए क्रांति बनाई गई और उसे क्या बोला गया, इंद्रधनुष क्रांति। और गंगा क्रांति ये है भ्रष्टाचार से संबंधित, भ्रष्टाचार के खिलाफ है गंगा क्रांति। और यहाँ पर ऑप्शन आपको पहला मिलेगा गंगा क्रांति में, गंगा क्रांति क्या है, और पहला ये ऑप्शन मिलेगा गंगा सफाई से संबंधित। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये तीन क्रांति महत्वपूर्ण है, बाकी सबको पढ़ लेना, लेकिन तीनों को अच्छे से रट देना। गंगा क्रांति है ये भ्रष्टाचार से, नहीं कि गंगा की सफाई से, तो ये ध्यान कर लेना। काली पेट्रोल से, भूरी ये हो गई खाद्यान्नों से, दूसरी स्लेटी सीमेंट से, रजत हो गई अंडों से, सुनहरी बागवानी से, गुलाबी झींगा से, नीली मछली, बादामी मसाले, ग्रीन गोल्ड चाय याद रह जाएगा, अमृत नदी जोड़ो, गंगा भ्रष्टाचार और इंद्रधनुष सभी क्रांति निगरानी। एक होती है गोल क्रांति, वो आलू से संबंधित, याद रख लेना, आलू उत्पादन से हो गई गोल क्रांति। इसके बाद में देखते हैं कुछ ये इंडिया लेवल की फसलें हैं, जैसे चाय कॉफी, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अपने देखते हैं चाय, चाय देखते हैं फसलों के अंदर। चाय, अगर चाय की बात करें तो चाय के अंदर एक पाया जाता है थीन और टेन। इसके अंदर क्या पाया जाता है, थीन और टेनिस नाम का अम्ल पाया जाता है इसके अंदर। थीन या टेनिस अम्ल पाया जाता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, इसको बोला जाता है स्लो पॉइजन। चाय को बोला जाता है स्लो पॉइजन, यानी कि ये धीरे धीरे अपने सेहत को नुकसान पहुंचाता है। और चाय एक ऐसा नशा है जो कभी छूटता भी नहीं, जल्दी से अपने को नशा नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नशा है। ये कहां से इसका उद्गम कहां से हुआ चाय का,
अगर बात करें इसके उद्गम की, तो जहां से कोरोना का उद्गम हुआ वहीं से चाय का उद्गम हुआ, यानी कि चीन से। चाय से चीन से इसका उद्गम हुआ। चीन में यांगत्यांग घाटी है, वहां से इसका उद्गम हुआ। यांगत्यांग की घाटी, यांगत्यांग की घाटी से चाय का उद्गम हुआ। जियांग शहर, चीन के जियांग शहर की यांगत्यांग की घाटी से इसका उद्गम हुआ चाय का। तो ये बात करें अगर विश्व में प्रथम स्थान कौन रखेगा, फिर वो चीन ही रखेगा। विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चीन का हो गया है, यानी कि यही से उद्गम हुआ। और विश्व उत्पादन में अगर बात करें प्रथम स्थान की, तो चीन हो गया। अगर भारत में बात करें प्रथम स्थान की, तो भारत में प्रथम स्थान रखा है असम, फिर हो गया पश्चिम बंगाल, असम हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद में तमिलनाडु, और इसके बाद में आता है केरल। तो ये इसके भारत में स्थान हो गए। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। यहाँ पर चाय का अच्छा उत्पादन है भारत के अंदर। अगर बात करें भारत की, भारतीय चाय का बड़ा उत्पादन, भारतीय चाय का बड़ा निर्यातक, यानी कि आप जितनी भी चाय बना सबसे ज्यादा केंद्र वहां ब्रिटेन में, सालों ज्यादा चाय खरीदे है ब्रिटेन। तो भारतीय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है ब्रिटेन। और अगर बात करें भारत की अधिकतम चाय कोलकाता बंदरगाह से निर्यात होती है, ये बात ध्यान कर देना। कौन से बंदरगाह से निर्यात होती है, कोलकाता से। कोलकाता बंदरगाह से सबसे ज्यादा निर्यात होती है भारत की सर्वाधिक चाय। अब चाय देख ली, तो इसके साथ ही कॉफी और देख लेते हैं। इनकी कोई बात थोड़ी बातें ध्यान कर लेना। ये वैसे इंडियन लेवल की फसलें हैं, अपने राजस्थान में तो इनका नामो निशान नहीं है। अगर बात करें कॉफी को, तो कॉफी को बोला जाता है कहवा। कॉफी को बोला जाता है कहवा। कहुआ अगर बात करें इसकी, तो कहुआ इसके अंदर क्या होता है कि इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे अरेबिका, रोबस्ता, किस्में अरेबिका, रोबस्ता, ये इसकी कुछ किस्में हैं। जैसे होगी लिबेरिका, ये कॉफी की किस्में हैं। और भारत के अंदर होती है वो अरेबिका। भारत के अंदर कौन सी कॉफी होती है, अरेबिका किस्म की कॉफी होती है। अगर बात करें कॉफी की शुरुआत कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी, कॉफी का विकास सर्वप्रथम हुआ था अफ्रीका महाद्वीप के, पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया के पूर्वी भाग से। अफ्रीका के इथोपिया के पूर्वी भाग से इसका विकास हुआ था। सर्वप्रथम कॉफी का विकास हुआ था अफ्रीका के पूर्वी भाग, इथोपिया है उसका पूर्वी भाग है, वहां से इसका शुरुआत हुआ था। और भारत में अगर बात करें कॉफी कहाँ पे होती है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियां, यहाँ पर तमिलनाडु वगैरह में कॉफी अच्छी होती है। अगर बात करें कॉफी की, तो ये यमन की एक कॉफी का नाम है कोचा। एक यमन की कॉफी है कोचा। यमन की कोचा ये प्रसिद्ध है। यमन की कोचा कॉफी विश्व प्रसिद्ध है। और अगर भारत में इसकी बात करें, तो ये मुख्य रूप से कहाँ होती है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु वगैरह में होती है ये कॉफी। और बात करें अगर इसके अंदर कैफीन नामक उत्तेजक तत्व पाया जाता है।
कैफीन नामक उत्तेजक तत्व पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं रबड़ की। तो रबड़ ये इसका जन्म स्थान भारत है, इसका जन्म स्थान रबड़ का जन्म स्थान है ब्राजील। रबड़ का जन्म स्थान है, रबड़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ब्राजील में। तो इसका जन्म स्थान हो गया ब्राजील। और भारत में अगर बात करें तो ये होता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पे रबड़ का उत्पादन होता है। इससे ज्यादा कोई रबड़ की बातें नहीं आती अपने राजस्थान लेवल पे। अब क्या है कि कुछ जैसे संस्थान है, कृषि से संबंधित संस्थान बनाए गए हैं, उनकी और बात कर लेते हैं। जैसे नाबार्ड हो गया, ऐसे ही कुछ संस्थान है तो उनकी बात करते हैं। चलो एक बार दिखवा देता हूं। वैसे मैं आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना। जैसे कृषि विकास हेतु कुछ संस्थाएं हैं, जैसे नंबर 1 पे आती है राजस्थान राज्य भंडारण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1957 को। 30 दिसंबर 1957 को राजस्थान राज्य भंडार निगम, 30 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में आता है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1957 को। 26 नवंबर 1957 को। एक आता है, इसका पूरा नाम है, वैसे इसको शॉर्ट में बोला जाता है, सॉरी, RAJFED, राजफेड, इसको बोला जाता है राजफेड। इसके बाद में आता है राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम। और इसकी स्थापना कब हुई? 28 मार्च 1978 को। इसकी स्थापना 28 मार्च 1978 को हुई। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान राज्य कृषि निगम, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम। और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसके बाद में देखते हैं, एक आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई। और इसका जैसे बोले तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है नाबार्ड। और नाबार्ड की फुल फॉर्म है ये राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। यानी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। राष्ट्रीय बीज निगम ये मार्च 1963 को। राष्ट्रीय बीज निगम मार्च 1963 को इसकी स्थापना हुई। तो ये अपने कुछ संस्थाएं थी जो कृषि से संबंधित है। तो आज अपना कृषि का टॉपिक पूरा हो गया है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और मैंने अपने हिसाब से तो पूरा डीपली आपको बता दिया है। बाकी अगर आप जो नोट्स बनाकर
इसके अलावा जो भी आपके पास बुक, जो भी कोई भी बुक हो उसके अंदर भी इन टॉपिकों को देखना, तो कुछ रह गया उसको जोड़ लेना, तो बढ़िया से नोट्स तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा फिर आप अपने करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी तो होगी लगभग पूरी, अब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे स्टार्ट, शुरू से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी, और अगर इंडियन ज्योग्राफी नहीं करनी, आपको सोच शुरू करना तो कमेंट कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।